हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने हूँ फेस टू फेस बात करने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी से अपनी फैमिली के साथ स्टूडेंट वीज़ा रिसीव हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने ये वीज़ा किस पर्पज़ के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और इसमें मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी। अगर आपने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या फ़र्दर रिक्वायरमेंट होगी, और इसमें अगर मेडिकल है, बायोमेट्रिक है, तो फैमिली के साथ उसको आपने किस तरह से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है। पीएचडी प्रोग्राम है, ये मैं आपको बता देती हूँ, मेडिकल साइंसेस में है और ये फंडेड है। और फंडेड कौन सा है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन आज हम सिर्फ वीज़ा पे बात करेंगे। वीज़ा की अगर मैं बात बताऊँ तो मैंने 13 दिसंबर को अप्लाई किया था। उसके बाद 14-15 की मुझे बायोमेट्रिक और मेडिकल की डेट मिल रही थी, लेकिन मैंने क्योंकि वीकेंड था तो मैंने 16 को फिर फ्राइडे के दिन लिया था, क्योंकि मैंने फैसलाबाद से ट्रैवल करके लाहौर जाना था फैमिली के साथ। तो मैंने 16 की डेट ली थी, मेडिकल और बायोमेट्रिक एक ही जगह से। अब मेडिकल के लिए आपको पता है कि विल केयर आप जा सकते हैं, याजीज। उसके बाद जो बायोमेट्रिक है वो वीएफएस ऑफिस से होता है। तो इसलिए मैंने दोनों जो वो एक ही दिन पे रखे ताकि मुझे बार बार जो है वो चक्कर ना लगाना पड़े। तो आप जो डेट्स हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करवा सकते हैं। उसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और साथ में आप टेलीफोनिकली उसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अब मेडिकल में क्योंकि हम 4 पर्सन से, तो बच्चों का जो है वो अलग होता है प्रोसीजर, और जो मतलब अडल्ट हैं उनका अलग होता है, और उनकी जो फीस है वो भी डिफरेंट होती है। बच्चों के लिए अगर 2 ईयर्स से कम बच्चा है तो उसके लिए जो है वो टीबी का टेस्ट नहीं होता, जिसके लिए एक्सरे वगैरह हम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक्सरे होगा ही नहीं, अडल्ट का एक्सरे होता है। तो बच्चों के लिए जो 2 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए आइग्रा टेस्ट होता है। तो अगर आइग्रा टेस्ट होगा तो फिर उनकी फीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज जो है वो बच्चों का मेडिकल जो है वो विल केयर से राउंड अबाउट 17 to 18,000 में होता है, और अडल्ट्स के लिए जो है वो 27 to 28 के राउंड अबाउट जो है वो अडल्ट का होता है। अडल्ट के मेडिकल में एक जो है वो यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट जिसमें बॉडी का टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा एक चेस्ट एक्सरे होता है, और बाकी जो है वो सारा आपकी जो पिक्चर्स हैं वो नॉर्मल प्रोसीजर होगा। अच्छा, मेडिकल जो है वो मेरा 16 को हुआ था, लेकिन क्योंकि आगे वीकेंड आ गया था 17 और 18, और मेरा 21 को जो है वो अपडेट हुआ था, जो मेरा एप्लीकेशन अकाउंट था, जो एक ईमेल अकाउंट था। उसके बाद फिर क्योंकि क्रिसमस की वेकेशंस आ गई थी और वेकेशंस की वजह से एम्बेसी भी बंद होती है, तो मुझे जो अपना वीज़ा है वो रिसीव हुआ था 5 जनवरी को। और 5 जनवरी की ख़ास बात यह है कि उस दिन मेरी बर्थडे थी, और सुबह जब मैं उठी हूँ तकरीबन 6 बजे, और मैं क्योंकि मोस्टली जब से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सबसे पहले मेरा उठ कर यही काम होता था कि मैं अपना अकाउंट ओपन करती थी कि आज क्या। तो उस दिन जो था वो फाइनलाइज्ड रिज़ल्ट मुझे सामने नज़र आया। अब उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि दिल थाम ले और धड़कन सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है उनकी ईमेल्स ओपन करना शुरू की, तो माशाल्लाह से मुझे 4 जो ईमेल्स हैं वो रिसीव हुई। तो उसमें था हमारा वीज़ा ग्रांटेड। अभी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी जिसमें है मेरे पास ग्रांटेड वीज़ा। ये सबसे पहले मेरा अपना है, उसके बाद फिर ये मेरे हस्बैंड का है, फिर उम्मे हानी का है, मेरी बेटी है ये, और उसके बाद फिर अजान का। तो अजान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे कम है, क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा है, वो 2 ईयर से कम है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबसे कम है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वीज़ा अप्लाई करने का, अच्छा एक चीज़ जो और है, जब आपने मेडिकल करवा लेना है, आपका अकाउंट पे अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया, तो उसके बाद एक लाइन होती है उसमें आई कन्फर्म आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने इसको प्रेस करना है, क्लिक करना है, ओके करना है या नहीं, लेकिन आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपने अपनी तरफ से जो है वो कंफर्म कर दिया कि आपने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर दी है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपने जब पहले जो वीज़ा अप्लाई किया था वो इनिशियल असेसमेंट पे होता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे आप नोट करेंगे फ़ौरन से जो आपका स्टेटस है वो इनिशियल असेसमेंट से फर्दर असेसमेंट पे चला जाता है, और उसके बाद जो अगला स्टेटस होगा वो फाइनलाइज्ड होगा, उसमें या तो ग्रांटेड होगा या खुदा न खास्ता रिजेक्टेड होगा। तो इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या जीटीई जिसको हम कहते हैं। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप ये कह लें कि आपकी वीज़ा की 50% जो वेटेज है वो एसओपी के ऊपर होती है, बाकी जो आपकी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक साइड पे होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से अगर हम बात करें
तो प्रोफाइल मैं अपनी आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। मैं अगर मैट्रिक से एमएस तक की बात करूँ तो मेरे हर जगह पे ए प्लस ग्रेड्स हैं, तो ये भी एक आपका प्लस पॉइंट होता है कि आपको जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद फिर वीज़ा की रेशियो जो है वो इस चीज़ पे बेस करती है। फिर दूसरी जो चीज़ है कि मेरा जो एमएस है वो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है और उसमें मेरी हाई डिस्टिंक्शंस हैं, गोल्ड मेडल है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। फिर उसके बाद जो चीज़ आ जाती है मेरी जॉब डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपका ऑफर लेटर है, जो भी आपके पास मतलब जो प्रूफ होगा और वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होगा। इसके अलावा फिर प्रूफ के लिए आपके सैलरी अकाउंट की स्लिप्स होनी चाहिए, सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं। फिर मैंने अपनी जो है वो सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट जो है तकरीबन 1 साल की वो भी दी थी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट आते हैं मेरे हस्बैंड के। अब हस्बैंड की भी जॉब है तो उनके भी मैंने जो उनका जॉब था, एक्सपीरियंस लेटर था, उनकी जो ऑफर लेटर था सारा। इसके अलावा जो उनका सैलरी अकाउंट था, उनकी सैलरी स्लिप्स थी, वो भी मैंने साथ में अटैच की थी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कि बच्चों के लिए आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले उनका आ जाता है एक बेसिक बर्थ सर्टिफिकेट जो कि डेफिनेटली इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने स्मार्ट कार्ड बनवाया था जो नादरा से बनता है, वो भी स्मार्ट कार्ड जो होता है वो CNIC की तरह होता है। अच्छा, उसके बाद फिर इनके पासपोर्ट्स बनेंगे और फिर एक चीज़ होती है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बच्चों के साथ कर रहे हैं। इवन अगर आप हस्बैंड के साथ भी हैं तो अब हस्बैंड के साथ तो आप फिर वो जो है मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लगाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब मेरा तो स्कॉलरशिप था, फंडेड है, तो मुझे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे साथ डिपेंडेंट्स हैं तो उनके लिए मुझे जो है फंड्स शो करने थे। अब वो फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने शो कर दिया। और फिर उसमें जो है वो आप तकरीबन 1 ईयर की बैक की जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अब अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीज़न है कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होगा या जो है वो। अच्छा, अब जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था इसमें एक डाउट या आप ये कह लें कि मुझे थोड़ा सा डर भी था, दिल में ऐसा होता था क्योंकि मैं ग्रुप्स में इधर उधर देखती रहती थी, लोगों से सुन रही थी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट को वीज़ा दे देते हैं लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं उनका वीज़ा ग्रांट नहीं करते, या फिर ये करते हैं कि उनको 2-3 वीक्स 2-3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक पेंडिंग कर देते हैं स्टूडेंट को जो है वो, क्योंकि उसने जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा होता है तो मोस्टली जो रूटीन में है वो उसको उससे पहले ग्रांट हो जाता है। तो डिपेंडेंट्स का वीज़ा जो है वो डिले कर देते थे या फिर उसको रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन ये भी डर था। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेन्युइन हैं, सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई भी ऐसा घपला या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है और स्ट्रेट फारवर्ड, आप ये कह लें कि आपने स्ट्रेट फारवर्ड अपना सारा काम कंप्लीट किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीज़न है कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मेरे ख्याल में ना पता हो या आपने जाननी हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ इससे रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो और कौन से डॉक्यूमेंट। हाँ, इसके अलावा आपने एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है, कोविड-19 का एडल्ट्स के लिए बनता है वो, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन हुई है तो आप ऑनलाइन उसको प्रिंट कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर पोलियो सर्टिफिकेट, वो आपने क्या करना है कि आपने विजिट करना है हॉस्पिटल, ठीक है, DHO ऑफिस आप विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको सिंपल क्या करते हैं, एक पोलियो के कतरे पिलाएंगे और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आपको इशू हो जाएगा, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए। अब हमारे केस में ये था, मुझे था कि बच्चों की तो क्योंकि हर मंथ वो 3 मंथ्स के बाद वो पोलियो मुहिम होती है तो उनके हम लोग जो वो कार्ड होते हैं ना वैक्सीनेशन वाले, वो साथ ले गए थे और बच्चे जो है मैं नहीं लेके गए थे। अब उन्होंने ये किया कि नहीं, आप अपने बच्चे साथ लेके आए, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है उस टाइम पे बन गया था, लेकिन फिर बच्चों को हम दोबारा लेके गए थे तो फिर उनका बना था। तो इसलिए अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो आपने बच्चे मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब ने आपने एक ही टाइम पर चले जाएँ ताकि आपका एक ही टाइम पर हो जाए और आपको जो है वो बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, अब मेडिकल में एक चीज़ और हुई थी। अब थर्सडे की तकरीबन रात को 11 बजे हमें लाहौर से कॉल आ गई कि भाई आपका कल जो मेडिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि उम्मे हानी के जो आइगरा टेस्ट था, क्योंकि उम्मे हानी की जो एज थी वो 15 दिसंबर को 2 साल की हो रही थी और हमारा 16 को मेडिकल था, तो मतलब 2 साल की वो हो गई थी। तो उन्होंने कहा इसका आइगरा टेस्ट होगा, लेकिन फ्राइडे को क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो आप मंडे को शेड्यूल कर लें। अच्छा, अब क्योंकि सर्दियाँ भी थी, सब कुछ ऐसा, बच्चों के साथ ट्रैवल करना था और रात को मैं सारी वो सब मतलब सेटिंग वेटिंग सब कुछ करके लेटे हुए थे ना, कि सुबह हमने भी अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल करना है, फैसलाबाद से लाहौर जाना है। तो अब समझ ना आए कि भाई क्या करें। फिर अच्छा, कल चले जाते हैं, बायोमेट्रिक करवा के आ जाते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक की भी हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी।
तो फिर सोचे अच्छा कल जाएंगे, फिर वहाँ 2 दिन स्टे करें, फिर मंडे को मेडिकल करवाएं, फिर वापस आएँ, मतलब ये सारी सिचुएशन थी। अब उस चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने वीएफएस का जो लॉगिन था ना, वो उसका पासवर्ड मुझे भूल गया, तो मैंने गलत पासवर्ड लगा दिया और वो 3 दफ़ा लगा दिया, उसके बाद मेरा लॉक हो गया। मतलब उसके बाद वो अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकता था कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल कर लेती। अब उसके बाद हम स्टक कि अब क्या कर सकते हैं। फिर एट द एंड ये फाइनल हुआ कि हम सुबह चलते हैं, जाके बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, फिर बाय चांस ये करेंगे कि मेडिकल वालों के पास चले जाते हैं, व्हील केयर वालों के पास, कि भाई हमारा आप कर लें, एक उम्मे हानि का रह जाएगा, चले उसका फिर हम मंडे को करवा लेते हैं। क्योंकि इसकी रीज़न पीछे ये भी थी कि वो हमें बार बार कह रहे थे कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होना चाहिए मेडिकल के दौरान, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो आपका मेडिकल नहीं हो सकता। और वो मौसम ऐसा था, दिसंबर है, डेफिनेटली सीजनल, बच्चों को फ्लू ज़ुकाम, तो मुझे इतनी टेंशन थी कि इवन मैं जब व्हील केयर में एंटर हो रही थी और इधर उधर, तो मैं बार बार उसकी नोज़ी साफ़ कर रही हूँ कि भाई इनको ये ना लगे कि इनको कफ है, और बार बार बेचारी को मैंने सिरप और वो मेडिकेशन सारी कर रही थी कि भाई ऐसा ना हो कि इनका थोड़ा सा गला ख़राब है या उम्मे हानि को खांसी आ रही है, क्योंकि उसका थोड़ा सा गला ख़राब भी था। तो ये बड़ी टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि हमें दोबारा से एक चक्कर पड़े और हम वापस जाएँ और फिर हमें दोबारा से रीशेड्यूल करना पड़े, ये भी टेंशन थी, और फिर वीज़ा भी लेट हो सकता है, ये भी टेंशन थी। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें ना, एक टेंशन वाला माहौल ही था। लेकिन जब मेडिकल हो गया उसके बाद फिर हमने अच्छे से जाके एंजॉय किया और KFC वगैरह खाया कि चलो अभी अब हम फ्री हो गए हैं। तो यहाँ तक मेरा जो वीज़ा का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी फिर भी अगर आपको पूरी वो लिस्ट चाहिए हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप मुझे वो नीचे कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी आपको सारी ब्रीफ कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से या फिर वीज़ा के लिहाज से, कुछ भी आपने पूछना हो आप कमेंट कर दें। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें, इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे नई नई वीडियोस के साथ, और इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे एक साथ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।